वेलकम बैक टू सुपर एकेडमी चैनल। मैं एक बार दीपा सिंह आपके सामने फिर से न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, ज्योग्राफी का, भारत का अपवहन तंत्र। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपवहन तंत्र होता क्या है। अपवहन का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह का जाना। मतलब कि कोई, अब नदियों का हम पढ़ेंगे, नदियों का अपवहन तंत्र। अपवहन का नदियाँ कैसे बहती हैं, नदियाँ किस डायरेक्शन में बहती हैं। देखिए, पानी का ढलान हमेशा जिधर की साइड में ढलान होगा उधर ही पानी का फ्लो रहता है। अब इसी के आधार पे हमने ये नदियों को दो पार्टों में डिवाइड करा है। हिमाचल की नदियाँ मतलब कि हिमालय की नदियाँ, सेकंड है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियां एंड प्रायद्वीपीय नदियां। पहले फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियां, हिमाचल की नदियां। हिमाचल की नदियों को भी दो भागों में डिवाइड करा गया है। पूर्वोत्तर हिमालय से भी पुराना, मतलब कि पूर्वोत्तर जो हिमालय से भी पुराना पार्ट है, एंड सेकंड है आपका गैर पूर्वोत्तर जो हिमालय से भी युवा है, जो हिमालय के भी बाद में बना है, जो हिमालय से भी युवा है। अब अपवहन क्या होता है। अपवहन का मतलब अब यहाँ पे समझिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवहन कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के, अब इधर मैं आपको देखकर ड्रॉ करके बताती हूँ निश्चित वाहिका। अब जैसे नदियां हैं, नदियां आपको सभी को पता है कि कहाँ से निकलती है। नदियां हिमालय से निकलती हैं, भाई बर्फ पिघलती है तभी तो नदियां बन के बहती हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, सपोज दैट इज ए माउंटेन, एंड यहाँ से जल का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? जल का प्रवाह हो रहा है। जब कोई जल निरंतर बहता रहता है तो वो एक अपनी डायरेक्शन बना लेता है। क्या बना लेता है? वो एक डायरेक्शन बना लेता है। जिधर की साइड में भूमि का ढलान होता है उधर ही जल बहना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एक निश्चित माध्यम से बहता है जल तो उसे क्या कहा जाता है? वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिकाएं कहा जाता है। निश्चित माध्यम में बहे जाने वाले जल को ही वाहिकाएं कहा जाता है। अब ये नहीं है कि जल है तो वो चारों तरफ फैल जाए, नहीं। जहाँ पे वो निरंतर बह रहा है, वो एक वाहिका बना रहा है, नली सी बना रहा है, उसको क्या कहते हैं? वाहिकाएं। इनके माध्यम से बह रहे जल प्रवाह को ही अपवहन तंत्र कहा जाता है, जो पूरे भारत में फैली हुई है। अब वह प्रतिरूप, अब ये किस तरीके का होता है, इसके क्या क्या प्रतिरूप है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, भूमि का ढलान नंबर 1 है। भूमि का ढलान, भूमि का ढलान जिस साइड में होगा है नदी का वेग उसी साइड में ही बहेगा। भूवैज्ञानिक संरचनाओं द्वारा आपने देखा है, नदियां बड़ी होती हैं तो वो अपने बहने का जल प्रवाह का अपने स्वयं बनाती हैं। भूवैज्ञानिक संरचनाओं द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कि नहरें खुदवाई जाती हैं। पहले नहरें थोड़ी नहीं थी, नहरें खुदवाई गई थी, तो ये उनकी एक संरचना तैयार करी गई थी। पानी की मात्रा के अनुसार आपने देखा होगा कि पानी को भी रोक दिया जाता है, डैम के माध्यम से रोक दिया जाता है, कैनाल के माध्यम से भी रोक दिया जाता है। तो पानी की मात्रा के अनुसार भी इसको जल प्रवाह किया जाता है। पानी का वेग अगर अत्यधिक है तो रोक दिया जाता है। पानी के वेग के अकॉर्डिंग भी जल प्रवाह किया जाता है। मुख्य जल विभाजक रेखा की दो दिशाओं में पानी मुख्य रूप से बहता है। किसमें? मुख्य जल विभाजक रेखा की दो दिशाओं में पानी मुख्य रूप से बहता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे अभी एक ड्रॉ बनाती हूँ। यहाँ मैंने अभी आपको लास्ट अपनी क्लास में हिमालय पढ़ाया था। हिमालय के बाद में अब हिमालय से नदियाँ बह रही हैं, तो हमने दो ये पार्टों में डिवाइड कर दिया। कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। किसमें गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। और कुछ नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, और 10% नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरीके से इसे दो भागों में विभाजित करा गया है कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। ये भी आपको याद रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल प्रवाह क्या होता है। जल का प्रवाह, जल का बहना ही जल प्रवाह कहलाता है, और वह एक निश्चित माध्यम से बह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाहिकाएं कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से बहे जल प्रवाह को ही अपवहन तंत्र कहा जाता है।
अब ये मैंने आपको इसमें ये प्रतिरूप भी बता दिया है कि जल किस किस तरीके से बहा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम। हिमालय की नदियों को हमने 3 तंत्रों में डिवाइड करा गया। सिंधु नदी तंत्र में करा है, गंगा नदी तंत्र में करा है एंड ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में करा है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र प्रणाली का। क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र प्रणाली। अब देखिए इधर ये मैप के माध्यम से आपको दिखाती हूं मैं। सिंधु नदी ये रही, सिंधु नदी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? दमचौक हिमनद से ये स्टार्ट हो रही है। गोखुरचू हिमनद से ये स्टार्ट हो रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये दमचौक में, भारत में दमचौक नाम का एक स्थान है जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। और जो अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ पे देखिए, आप मैप को ध्यान से देखते चलिए और मैप को बना भी लेना। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। कहाँ पे? ये उद्गम हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये दमचौक स्थान है जहाँ पे ये लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये नदियां इनसे आके मिल रही हैं। अब देखिए कौन सी ये नदियां, ये राइट हैंड पे आपकी श्योक नदी सिंधु नदी तंत्र से मिल रही है। कौन सी नदी है? ये श्योक नदी है। ठीक है, उसके बाद में ये छोटी छोटी 5 नदियां इससे मिल रही है। ये 5 नदियां बहुत सहायक नदियां कहलाई जाती हैं। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर फर्स्ट है आपकी व्यास नदी। कौन सी है? ये व्यास नदी, जो ये सिंधु नदी में ही मिल रही है। ये कहाँ से निकलती है? व्यास नदी। ये व्यास नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है। सेकंड होगी आपकी झेलम। कौन सी है? ये झेलम नदी हो गई। थर्ड है चिनाब नदी। फोर्थ है आपकी रावी नदी और फिफ्थ है आपकी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? सतलज नदी के लिए भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये कहाँ से? राकसताल मानसरोवर के राकसताल से ये सतलज नदी का उद्गम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकसताल से हो रहा है, मानसरोवर झील से। ठीक है, ये भी दोनों, ये सिंधु नदी और ये क्या कहते हैं आपका सतलज नदी कहाँ पे है? दोनों चीन से ही इनका उद्गम। कहाँ पे? चीन में। ये तिब्बती में पड़ता है, तो सॉरी, इनका उद्गम स्थान है ये यहाँ पे चीन में। ठीक है, ये जो प्रेजेंट टाइम में है, दोनों नदियों का उद्गम है ये चीन में। फिर आपका ये आके यहाँ पे भारत में मिल जाती है। 5 नदियों का जो ये आपका सतलज नदी और ये सिंधु नदी तंत्र जहाँ पे आके मिलता है, ये मीठन कोट है। ये मीठन कोट कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में जगह पड़ती है। कहाँ पे पड़ रही है? ये पाकिस्तान में जगह पड़ रही है। ये मीठन कोट कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान से ये होते हुए ये कहाँ पे गिर रही है? ये अरब सागर में आके गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा, ये सिंधु नदी तंत्र प्रणाली है। सिंधु नदी तंत्र प्रणाली से 5 नदियां आपके सिंधु नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी में कौन कौन सी मिल रही हैं? व्यास नदी मिल रही है, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदी। ये 5 नदियां आपकी सिंधु नदी में मिलती है। और जहाँ पे सिंधु नदी और ये सतलज नदी का संगम होता है, वो उस जगह को कहते हैं मीठन कोट, जो आज के वक्त में पाकिस्तान में स्थित है। और ये फिर बाद में पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ पे गिर रही है? ये अरब सागर में गिर रही है। देख लीजिएगा यहाँ पे, ये फिर से आपका उद्गम है आपका मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत श्रृंखला में, तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू के पास से एक ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। किसका? सिंधु नदी का। उत्तर पश्चिम की ओर बहती और उसके डैमचौक में लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ पे? डैमचौक में, ये लद्दाख में प्रवेश करती है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ते हैं? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। अब ये देखिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का कहाँ पे उद्गम कहाँ पे है? गंगोत्री में। कहाँ पे है? ये गंगोत्री में है। ठीक है, ये कहाँ पर है गंगोत्री? ये उत्तराखंड में स्थित है।
अब इधर देखिए, उद्गम स्थान है गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर की तलहटी से ये होता हुआ यहाँ इसका नाम भागीरथी रहता है। क्या रहता है? जब ये निकलती है गंगा, इसका बाद में पड़ता है, जब ये अलकनंदा से मिलके आगे प्रवाह होती है तो तब इसका नाम गंगा रखा है। उससे पहले ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देखिए देवप्रयाग में, अभी जब मैं आपको पंचप्रयाग पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें देवप्रयाग पढ़ाऊंगी, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जहां इसका नाम गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। किसका? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं? ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किधर है डेल्टा? पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी नदी, अभी मैंने बताया सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी गिरती है आपकी अरब सागर में है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? ये इलाहाबाद में यमुना नदी इससे आकर मिलती है। राजमहल की पहाड़ियों के निकट दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। कहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। राजमहल की पहाड़ियों के निकट दक्षिण पूर्व में ये मुड़ जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में, पश्चिम बंगाल के जो फरक्का नाम स्थान है, वहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली, ठीक है। बंगाल देश में पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये गंगा नदी है, ठीक है। फरक्का जगह में ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो एक भाग आपका रह जाता है भागीरथी, जो ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सॉरी, भागीरथी तो आगे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और हुगली आपकी कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी भागीरथी से ही ब्रह्मपुत्र नदी आके बांग्लादेश में मिलती है। किसमें मिलती है? बांग्लादेश में ये मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा या मेघना कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। अब ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम रख दिया गया है, तो गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम हो जाता है। सोच से उसके मुहाने तक की कुल लंबाई कितनी है? ये 2525 किलोमीटर है। जहां से इसका उद्गम हो रहा है और जहां पे ये विसर्जित हो रही है, वहां तक इसकी कितनी कुल लंबाई है? 2525 किलोमीटर। 25 ये याद रखिएगा, इसकी लंबाई है गंगा नदी की। गंगा एवं इसकी सहायक नदियां मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां मिलकर क्या करती हैं? पंचप्रयाग का निर्माण करती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये देवप्रयाग, ये भी पंचप्रयागों में ही एक अब यहां पर देखिए पंचप्रयाग 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या है? ये कौन सी गंगा निकल रही है? ये निकल रही है अलकनंदा। कहाँ पे है? ये बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ धाम जो है ये अलकनंदा नदी के ही किनारे पे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी निकल रही है। फिर इधर से धौली गंगा, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलती है, उस संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं उसे? विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद में धौली गंगा। अभी इधर आप एक चीज देखिए, अलकनंद देखिए, नदी वो ही आगे बढ़ती है जिसका वेग अत्यधिक होता है। जिस नदी का वेग अधिक होगा वो नदी आगे बढ़ती है। अब इधर देखिए, अलकनंदा का वेग ज्यादा है तो धौली गंगा इसमें संगम होके आगे अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। कौन सी नदी बढ़ती है? अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा हो गई आपकी, और एक होगी ये नंदाकनी। कौन सी नदी होगी? दूसरी नंदाकनी। अलकनंदा और नंदाकनी मिलके कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? तो यहाँ पे करती है आपका नंद प्रयाग का। उसके बाद में फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है कर्णप्रयाग में आके आपकी पिंडर गंगा अलकनंदा में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? पिंडर गंगा मिलती है। तो यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी इसके
इससे आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के जहां से मंदाकिनी पे ही आपका ये केदारनाथ धाम स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा फिर ये पड़ता है देवप्रयाग। यहाँ से गंगोत्री से होते हुए भागीरथी मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद में इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। कहाँ से गंगा पड़ता है? भागीरथी का, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे जब ये नदी बढ़ती है तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। इलाहाबाद में आके गंगा से कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में, जो आज ये प्रयागराज कहलाया जाता है। आपके पंचप्रयाग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देवप्रयाग होगा, कर्णप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया और आपका हो गया विष्णु प्रयाग। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अलकनंदा में आपकी ये धौली गंगा आके मिलती है, तो ये कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। फिर सेकंड में अलकनंदा से आपकी मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। फिर थर्ड पे है आपका कर्णप्रयाग। अलकनंदा में आपकी पिंडर गंगा नदी आके मिलती है, तो आपका कौन सा प्रयाग बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपकी ये अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो ये कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा में भागीरथी आके मिलती है, तो फिर आपका ये देवप्रयाग पड़ता है। ये सारे के सारे ये पंचप्रयाग कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही स्थित है, चमोली जिले में। कहाँ पे स्थित है? चमोली जिले में स्थित है ये पंचप्रयाग। ये फिर अलकनंदा और भागीरथी जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं, तो ये भागीरथी यहाँ से आगे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। देवप्रयाग से पहले इस गंगा का क्या नाम रहता है? तो देवप्रयाग से पहले गंगा का नाम भागीरथी ही रहता है। इलाहाबाद में यमुना नदी इससे आके मिलती है। किससे? गंगा नदी से आके मिलती है। अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने गंगा नदी बताया। देखिए गंगा नदी जब ये अपने उद्गम स्थान से निकलती है, तो वहाँ पे इसका नाम भागीरथी रहता है। क्या रहता है? भागीरथी। फिर ये देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है, तो तब इसका नाम क्या पड़ता है? ये पड़ता है आपका गंगा। अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी ये बहती हुई आ रही है। अब ये इसकी हो गई राइट हैंड पे, ये हो गई लेफ्ट हैंड पे। देखिए बाएं दाएं ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें मिल रही हैं? आप देखिए रामगंगा आके मिल रही है, गोमती नदी आके मिल रही है, घाघरा नदी आके मिल रही है, गंडक नदी मिल रही है, कोसी है, महानंदा है और ये आपकी जमुना है। ये जमुना कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। अब इधर देखिए बाएं हाथ से कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिल रही हैं? तो यमुना नदी आके मिल रही है, सिंध गंगा, बेतवा, केन, टोन, सोन और ये हुगली में ये आके विभाजित हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता में, ये पश्चिम बंगाल में फरक्कर नामक स्थान पे आके गंगा नदी दो तंत्रों में विभाजित हो जाती है। एक को पद्मा नाम से जाना जाता है, दूसरी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अब एक बार यहाँ पे दोबारा से आप देख लीजिएगा कि दाईं ओर से गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। किस दाईं ओर से? तो दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं इसके? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है। और आपके ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी इसी में आके मिलती है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब आपकी बाईं ओर में कौन कौन सी है? ये आपकी यमुना नदी हो गई, जो आपके इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिलती है। अब इसमें चंबल नदी हो गई, चाकुर उत्तर प्रदेश में आके ये मिलती है। सिंध गंगा हो गई, बेतवा हो गई, केन, टोंस और आपकी सोन। ठीक है। ये आपके बाएं ओर से इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां। ये सहायक नदियां भी बहुत पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको ये भी याद होनी चाहिए। इसको नोट कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट ही है।
देखिए यहाँ पे ये रही गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां थी। बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी हो गई? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां हैं। अब इनों में से ये पूछ ली जाती है कि इनमें से नेपाल से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो नेपाल से 3 नदियों का उद्गम है, बाकी नदियों का भारत में ही उद्गम है। रामगंगा का भी, गोमती का भी और महानंदा का भी, ठीक है। नहीं और ये आपका नेपाल से कौन कौन सी नदी आ रही है? घाघरा, गंडक और कोसी नदी, जो गंगा में आके मिलती हैं। अब आपका अब ये दाईं ओर से देखिए, दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं? ये आपकी चंबल, बेतवा, केन और टोंस और सोन नदी, ये आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब गंगा की सहायक नदियां भी मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी हैं। और आपका ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, ठीक है। मैं दोबारा से आपको ये क्लास रिपीट कर देती हूँ कि गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र की जो 5 हमने सहायक नदियां पढ़ी थी, उन 5 सहायक नदियों के बारे में भी मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ। देखिए नंबर 1 चेनाब नदी, कौन सी है ये? चेनाब नदी। उद्गम स्थान इसका कहाँ का है? जास्कर रेंज के लाहौल स्पीति बारालाचा दर्रे के पास से होता है। किसका? चेनाब नदी का कहाँ पे उद्गम हो रहा है? बारालाचा दर्रे के पास से। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जल आवंटित किया गया है। किसके तहत पाकिस्तान को इसका चेनाब नदी का जल आवंटित किया गया है? तो ये करा गया है आपको सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जल आवंटित किया गया है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे इस पर, किस पर? चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में बना है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में बना है। चेनाब नदी पे कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, जिसे चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है? चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। सेकंड है आपकी झेलम, कौन सी नदी है? ये झेलम नदी। अब ये देखे चेनाब की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ये है चेनाब की सहायक नदी है। उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? कश्मीर की घाटी के पास SE भाग में पीर पंजाल की तलहटी में बैरी नाग में एक झरने से हो रही है। किसमें? पीर पंजाल की तलहटी में बैरी नाग के एक झरने से इसका उद्गम हो रहा है। किसका? झेलम नदी का। ये कहाँ पर है? कश्मीर में ही है ये भी, ठीक है। जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जल आवंटित किया गया है, इससे भी सिंधु नदी जल संधि के तहत पाकिस्तान को इसका भी जल आवंटित किया गया है। मतलब कि कुछ जल पाकिस्तान को दिया जा रहा है इस नदी का भी। रावी नदी, रावी नदी। अब ये देखिए रावी नदी भी इसकी किसकी? सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में धौलाधर श्रेणी से होता है। किससे हो रहा है? चंबा जिले में धौलाधर श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को जल आवंटित किया गया है। देखिए इन दोनों नदियों का जल किसको आवंटित करा गया है? इन दोनों नदियों का जो जल है ये पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, लेकिन रावी नदी का जो जल है वो किसको आवंटित करा गया है? ये भारत को आवंटित किया गया है। किसके तहत? सिंधु जल संधि के तहत। सतलज नदी, इस नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। कौन सा सागर बांध स्थित है? रंजीत सागर बांध। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है आपका रावी नदी पे। फोर्थ है आपकी सतलज नदी। कौन सी है ये? सतलज नदी। सतलज नदी का मैंने आपको बताया इसे लाल नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ पर है? इसका उद्गम है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण ढलान में। मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण ढलान में राकसताल से है। कहाँ से है? राकसताल से इसका उद्गम हो रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर बना है। आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल बांध कौन सा है, कौन सा डैम है वो,
तो ये है आपका भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा बांध है? ये भाखड़ा नागल बांध, जो इसी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? वो सतलज नदी पे बना हुआ है। ग्रेविटेशनल बांध है ये, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भाखड़ा नागल बांध किस टाइप का बांध है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बांध है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को इसका जल आवंटित किया गया है। किसके तहत? सिंधु जल संधि के तहत भारत को इसका जल आवंटित किया गया है। फिफ्थ है आपकी व्यास नदी। कौन सी नदी है ये? आपकी व्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? सिंधु नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ पे? रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से ये निकलती है, ठीक है। इसका जल भी भारत में ही आवंटित किया गया है। क्या किया गया है? इसका जल भी भारत में ही आवंटित किया गया है। अब ये देखिए, पांचों नदियों में से 3 नदियों का जल जो है भारत को आवंटित करा गया है, और 2 नदियों का जल किसको? पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। भारत को आवंटित किया गया है जल, वो कौन कौन सी नदियां? व्यास नदी है, सतलुज नदी है और रावी नदी है। एंड देन ये 2 नदी हैं आपकी, चिनाब नदी है और है आपकी झेलम नदी, जो सिंधु जल संधि के तहत इनका जल किसको आवंटित किया गया है? इनका जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। देखिए, अब मैंने आपको अपनी क्लास में भारत का वहन तंत्र में हिमालय की नदियां पढ़ा रही हूँ। हिमालय की नदियों को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी में? सिंधु नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र में और ब्रह्मपुत्र नदी में। 2 मैंने आपको बता दी है और कल बताती हूँ मैं ब्रह्मा नदी तंत्र। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।